के अधूरे ख्वाब की, उस आधी आबादी की जो संख्या के लिहाज से हमारे देश में अभी भी आधी नहीं है। कोख से सोच तक जो रोज एक जंग से गुजरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इशू को ज्यादा साहित्य की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं स्थिति क्या है, हालात क्या है। हम सब शायद ये भी जानते हैं कि इसके कारण क्या है। मैं जो सवाल आज उठाने वाला हूं वो भी हर साल उठाए जाते हैं, कई बार उठाए गए, जवाब भी हर बार मिला है, सबने माना भी है, चेंज इज मस्ट। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जमीनी हकीकत एक बार फिर मुझे आपके सामने ले आई है उन्हीं सवालों के साथ। सवाल नंबर 1, कब हम सब बेटी होने पर वैसा ही जश्न मनाएंगे जो बेटों के होने पर मनाते हैं? सवाल नंबर 2, वो सोच जिसे पुरुष प्रधान मानसिकता कहा जाता है कब बदलेगी? सवाल नंबर 3, कब रात को भी महिलाएं बिना डर घरों से निकल पाएंगी? कब उन्हें संपूर्ण सुरक्षा मिल पाएगी? और सवाल नंबर 4, कब देश के हर सदन में 1/3 महिलाएं दिखाई देंगी? तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा आधी अधूरी आबादी की। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की नेता मधु शर्मा जी जुड़ रही हैं, साथ ही शालिनी शेरौन जी वकील हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। और पूरी उम्मीद है इस चर्चा के दौरान हमारे साथ तीसरी गेस्ट भी जुड़ेंगी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगी। आप दोनों का फिलहाल स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और शालिनी जी, एक महिला होने के नाते मुझे ये बताइए कि क्या ये हैप्पी विमेंस डे कहना आपको सही लगता है? देखिए, सैड वुमेन्स डे तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज बीइंग अ वुमेन इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीलिंग। एंड औरत अपने आप में होना, आप जानते हैं, जो एक जननी है, जो एक जीवन दे सकती है, तो ये अपने आप में ही एक ऐसी फीलिंग है जो कि आपको डेफिनेटली एक अच्छे भाव और अच्छी फीलिंग देती है। लेकिन ये भी एक तो, शालिनी जी, विडंबना है कि हमें एक दिन डेडिकेट करना पड़ रहा है ताकि लोग ये समझ पाएं कि व्हाई विमेन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, इसमें विडंबना की कोई बात नहीं है। वैसे तो 365 दिन ही डेडिकेटेड होते हैं हमारे देश में महिलाओं को। कभी जिस तरीके का हमारा परिवेश है, जिस तरीके के हमारे संस्कार हैं, उसमें महिला एज मदर भी काम करती है, एज हाउसवाइफ भी काम करती है, एज सिस्टर भी काम करती है। और हमारे भारत देश में आज भी महिलाओं को ऐसी बात नहीं है, रिस्पेक्ट दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट विदेश से स्टार्ट हुआ था, जहाँ रशिया में जो वुमेन थी वो काफ़ी सप्रेस थी, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होके इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च रखा गया था। और अगर एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर जैसे योगा है, अब योगा सभी करते हैं, रोज करते हैं, पर एक दिन यूएन ने भी कह दिया कि 21 जून है, उसको आप इंटरनेशनल योगा डे रखिए। नहीं, लेकिन मैम देखिए, मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं एग्री भी आपसे कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, अब हमारे देश में एक हकीकत तो ये भी है कि कोख में ही जो भ्रूण मार दी जाती है किसी बच्ची को लिंग परीक्षण के दौरान, जो कि कानूनन अपराध है पर होता है। इसके अलावा हमने देखा चाइल्ड मैरिज भी राजस्थान की भी एक कड़वी हकीकत है। इसके अलावा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हर साल रहता है। आज भी औरतें लड़ रही हैं ताकि जेंडर बैलेंस हो, ताकि उनको उतना ही अधिकार मिल पाए जितना पुरुषों को अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक स्वप्निल, आप जहां तक पीसीपीएनडीटी एक्ट की आप पहले बात कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या की, तो उसमें मैं बता दूं, कई डॉक्टर्स को जब बुक करते हैं तो हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, हम बार बार हर कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी भी पेरेंट्स को एज एन एक्यूज्ड बुक नहीं किया है, जबकि पेरेंट्स ही वो होते हैं जो अपने बच्चे को मारना चाहते हैं।
तो जहाँ पर कोई माँ बाप ने जब ये ठान लिया है कि हमें अपने बच्चे को मारना ही है, तो कोई भी कानून, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप कितने भी एहतियात बरत लीजिए, 100 तरीके हैं अपने बच्चों को मारने के। अगर वो लड़की किसी तरह पैदा हो जाएगी तो उसको एक्सपायर्ड दवाई खिला देंगे, एक्सपायर्ड दवाई के बावजूद भी अगर वो बच गई तो उसको उठा के किसी नाले में डाल देंगे, वहां भी वो बच गई तो 100 तरीके हैं, उसको बोलेंगे डेयरी से जाके चॉकलेट ले आओ, पता चला उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई। ठीक है, तो ये तो बात है हमारे गवर्नेंस की। ठीक है शालिनी जी, जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, शालिनी जी, मैं मधु शर्मा जी को भी अब डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मधु शर्मा जी, चूंकि आप एक पॉलिटिकल क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे उसी बेसिस पर है। आप जानती हैं इस बार विमेंस डे का थीम क्या है? मधु शर्मा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? स्वप्निल जी, यहाँ थोड़ी अभी आवाज की कमी है। अच्छा, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं। मधु शर्मा जी, अब मेरी आवाज साफ है? जी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको ये जानकारी है कि इस बार विमेंस डे का थीम क्या है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास आवाज क्लियर आ रही है स्वप्निल। वुमेन्स डे का थीम डेफिनेटली एवरीबडी नोज, बीइंग इक्वल, बीइंग बिल्ड स्मार्ट एंड बीइंग इनोवेटिव। ये एक इंटरनेशनल वुमेन थीम है। और इसका मतलब यही है कि हम हर जगह इक्वालिटी करें। नहीं मिल पा रही है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने सहयोगियों से बात करनी पड़ेगी कि इस तकनीकी खामी को दूर करें। तब तक मैं कुछ देर अपने दर्शकों से सीधे बात करता हूं और उसके बाद मैं दोबारा आप दोनों से जुड़ूंगा। जेंडर बैलेंस इस बार की बीइंग इक्वल जेंडर बैलेंस की ओर इशारा करता है। अगर आज आपने ट्विटर पे निगाह बनाकर रखी होगी तो हैशटैग बैलेंस फॉर बेटर काफी ट्रेंड कर रहा है। ये भी थीम ही है, लैंगिक समानता। इसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आती रही हैं, अलग अलग फोरम्स ने अपने अपने स्तर पर स्टडी की है। लेकिन 2017 में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी चौंकाने वाली थी। उसने ये कहा कि महिला और पुरुष के बीच जो लैंगिक असमानता है उसे खत्म करने में अभी 100 साल और लगेंगे। ये पूरे विश्व की स्थिति है जिसमें भारत भी शामिल है। और साथ ही अलग अलग समय पर जो सर्वेक्षण हुए हैं वो भी कई बार चौंका जाते हैं। चलिए, और जैसा कि डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस चर्चा के दौरान हमारे साथ एक तीसरी गेस्ट भी जुड़ेंगी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है अर्चना जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मधु जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी धन्यवाद। बिल्कुल है ना मधु जी, सुन पा रही है ना आप? क्या होता है बार-बार? हाँ, कट रही है आवाज। स्वप्निल जी, उनके उसमें मधु जी से आवाज कट रही है। मेरे सहयोगी उनसे मेरा कनेक्शन ठीक करने की कोशिश करेंगे। अर्चना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी अर्चना जी, 2012 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने एक सर्वेक्षण किया था 19 विकसित और उभरते देशों में, जिसमें भारत लास्ट में रहा था, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हिंसा जैसे कई विषय थे। लेकिन उसने जो निष्कर्ष निकाला था वो मुझे आज भी सटीक लगता है। उसका निष्कर्ष यह था कि भारत में महिलाओं का दर्जा दौलत और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए स्वप्निल जी, सर्वे चाहे कोई भी एजेंसी करे, उनका यही मापदंड होता है कि महिला की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, और देशों में उसके अनुकूल ही उसके मापदंड होते हैं। लेकिन मैं आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हम विवेचना कर रहे हैं, थोड़ा लेट भी मैं डिबेट में शामिल हुई, तो मेरा ये मानना है कि टोकनिज्म के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और तो इसके अलावा इसका अर्थ क्या होता है मुझे बताइए। अगर वास्तविकता में महिलाओं के सम्मान की बात हो तो हर समय होनी चाहिए, हर समय इस पर विवेचना होनी चाहिए, हर समय उन आंकड़ों को सामने रखकर, केंद्र बिंदु में रखकर उनकी बहबूदी के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम खुशकिस्मत है, उस देश में रहते हैं जो पौराणिक रूप से महिलाओं को बहुत ज्यादा सशक्त माना गया है और उनके सम्मान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अब बात अलग है कि समय के साथ हम सब विस्मृत करते गए। मैं आपको बता दूं कि जब हम आंकड़ों की तुलना करते हैं तो आप खुद विस्मृत होंगे, और वैसे तो आप बहुत ज्यादा
ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान का संचार भी आपके थ्रू होता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो हम पर बहुत समय तक राज कर यहाँ गया, वो सबसे कंजर्वेटिव सोसाइटी है। जिस डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट को हम लेकर बहुत समय पहले आ गए थे और महिलाओं की जो समस्या उसके निदान के लिए काम भी करें, उस देश में वहां पर इतना कंजर्वेटिव सोसाइटी की आज ही महिलाएं हेजिटेट करती हैं अपने परिवार की समस्याओं को सार्वजनिक करने से। तो ये समस्या ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे देश के इंडेक्स में क्या आ रहा है या अन्य देशों की, ये तो वैश्विक समस्या है। नहीं, लेकिन अर्चना जी, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मैं आप ही की बात को समझने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए एक ऐसा पुरुष है जो पुरुषवादी मानसिकता से बुरी तरह ग्रसित है, वो अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को हो सकता है एक बार नीचा दिखा दे, लेकिन मान लीजिए वो वसुंधरा राजे के सामने खड़ा है, मान लीजिए कि वो सोनिया गांधी के सामने खड़ा है, वो बहुत तमीज में आ जाता है, तब उस महिलाओं के प्रति उसका सम्मान निकलता है। ये तो सोसाइटी का फैक्ट है ना मैम। जो मैं कह रहा हूं कि दर्जा दौलत और सामाजिक स्थिति पर निर्भर कर रहा है, ये बात पुरुषों को समझानी है, कैसे समझाएंगे? देखिए स्वप्निल जी, जो आपने प्रश्न किया, ये पुरुष के लिए, एक पुरुष के सामने भी हो सकती है स्थिति। तो ये तो हमारा नजरिया होता है कि यदि कोई सशक्त व्यक्ति है, महिला या पुरुष हो, तो उसके सामने हम डिसेंट हो जाते हैं, और जो कमतर हमारे स्तर से होगा तो उसके सामने डिसेंसी भी नहीं रहती और हम उसको ओवर पार सुपर इम्पोज करने का प्रयास करते हैं, सिर्फ महिलाओं के संदर्भ में नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये पितृसत्तात्मक विश्व है, ये सिर्फ भारत ही नहीं है, पूरा पितृसत्तात्मक विश्व है ग्लोबली। और यहाँ पर महिलाओं की बढ़ते स्तर से कुछ लगता तो है पुरुषों को, आपको ही बुरा लगेगा, उन्हें लगता है हमारे स्पेस को ये एक्वायर करना चाहती हैं, और उस अवस्था में उनके लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं या उनकी आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उस पर कहीं ना कहीं इम्पेडिमेंट्स तो प्रस्तुत किए जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुझसे पहले जो हमारी वकील साहिबा कह रही थी, वो सही बात है कि बच्चियों के दुष्कर्म, बच्चों की अवस्था और जो ये सारी स्थितियां, उससे पूरा विश्व ही ग्रस्त है। हाँ। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि चाहे सीरिया का वॉर हो या कहीं भी, तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न तो महिलाओं का ही होता है। हर चीज का रेपरकशन अल्टीमेटली महिलाओं के उत्पीड़न पर ही आकर ठीक है अर्चना जी, मैं एक बार फिर दरअसल मधु जी को शामिल करना चाहता हूँ। अर्चना जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। हालांकि आपने ये कहा कि मुझे बुरा लगेगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं स्वप्निल या पुरुष होने से पहले मेरी बेटी का पिता हूं, मैं तो चाहता हूं कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो सिंसियरली। लेकिन मधु जी, अब मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल मिल पा रही है। ठीक। मधु जी, जैसे कि मैंने 2012 के एक सर्वेक्षण की बात की, सवाल के सब मैं करती हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी आवाज पूरी मिल पाए। देखिए 2018 में भी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट तैयार की 2018 अक्टूबर में। उसमें महिलाओं की स्थिति को जिस तरह से बताया गया, भारत में महिलाओं की हालत इंडोनेशिया, कीनिया, सेनेगल, कोलंबिया और एल सल्वाडोर से भी खराब है। इनमें से कुछ देशों के नाम तो हो सकता है राजस्थान के कुछ लोगों ने सुने भी ना हो। 2018 में मैम, बिल्कुल हम उनको कैसे फाइट के लिए मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देकर के महिलाओं को और बेटियों को बचाने का कार्य किया और सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, क्योंकि अब मानसिकता को, पुरुष की मानसिकता को भी हमको बदलना पड़ेगा। साथ के साथ सरकार भी इस तरीके की योजना बनाए कि जिसमें हम महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बना सके और ज्यादा आत्मनिर्भर बना सके, तो रोका और किसने उनकी सुरक्षा के लिए और अच्छे कानून की व्यवस्था। हाँ, तो मधु जी, रोका किसने है? नहीं, बिल्कुल बनाए ही है ना हमारी रोका किसी ने नहीं है, पर सरकार को और अच्छे काम भी करने चाहिए और अच्छे कानून भी बनेंगे जिससे और ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हुए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जितनी सारी भी योजनाएं बनाई है और उनके सुरक्षा के कानून बनाए। आप 3 तलाक को ही ले लो कि 3 तलाक के अंदर महिलाओं को किस तरीके से जो एक कुप्रथा थी उसको रोकने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इसी तरीके के कानून, दुष्कर्म के लिए भी इतने वर्षों तक कभी कोई कानून नहीं बन पाया। नहीं, लेकिन तो मैम फिर आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? हमें आंकड़ों के गर्भ में भी तो पहुंचना होगा। अब महिलाओं पर ही अत्याचार के आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? हम क्यों कारण के सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे? इसीलिए कह रही हूँ ना। हाँ स्वप्निल जी, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हमारे को सरकार के कानून के साथ साथ समाज की मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। समाज के अंदर भी हमको ये कहना
पड़ेगा कि जैसे पहले कहते थे कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, या लक्ष्मी का रूप मैम मुझे ऐसा लगता है, देखिए मधु जी, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा नाम कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स में गिना नहीं जाता होगा, लेकिन मैं एक बात समझ रहा हूं कि जब राजनीतिक दल इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि सिलेबस में महाराणा प्रताप हो या अकबर हो, उस टाइम पे अगर इस बात पर लड़े कि हम स्कूल्स कॉलेजेस में लड़कों को ये चीजें सिखा पाए तो समझ में भी आता है। हमारी प्रायोरिटीज गलत है। शालिनी जी, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इशू को टैकल करने की जो प्रायोरिटीज है राजनीतिक दलों की, वो शायद कुछ मिसप्लेस हो रही हैं। शालिनी जी, देखिए जो गर्ल्स हैं, हाँ, जी जैसे अर्चना जी ने बताया और मेरी बहन बैठी है साथ में बीजेपी की, कि महिलाओं को एक बेसिक रिस्पेक्ट, पहली बात तो बेसिक रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट के साथ राइट टाइम पर उनको एम्पावर करना, राइट महिला को एम्पावर करने का मतलब ये होता है कि राइट टाइम पर अगर कोई महिला सशक्त है और उसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है तो आप उसको प्रमोशंस दीजिए, उसको ओहदा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे की 100 महिलाएं हैं उनका भाग्य बदलेगा। मैं सहमत हूं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, देखिए अगर आप विदेशों से हमारे देश को आप करते हैं तो आप ये भूल रहे हैं कि विदेशों में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दे आर वेरी ऑनेस्ट। अगर हम कंपेयर करते हैं तो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी इशू, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या वहाँ के लोकल लोग हैं। अगर वो किसी रूल को ब्रेक करते हैं तो देयर इज अ क्विक एक्शन। ठीक है, मतलब लॉस है, लॉस का इम्प्लीमेंटेशन वो स्ट्रिक्ट रखते हैं। मैं समझ गया आपकी बात को। अर्चना जी, हाँ जी, द टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हाँ टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसका मतलब है कि राजनीतिक दल जो बोलते हैं उस पर चलना होगा, टॉक द वॉक। अर्चना जी, मैं ये नहीं समझ पाता हूं, कभी भी नहीं समझ पाता हूं कि हम जो महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करते हैं राजनीति में, सदन में 1/3 भागीदारी कब होगी? कांग्रेस सहमत है, बीजेपी सहमत है, आप अपने वक्त में लाए नहीं, बीजेपी इस बार ला पाई नहीं या लाई नहीं, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए स्वप्निल जी, हम तो लाए थे लेकिन समर्थन नहीं मिला, और अब भी हम तो बिना शर्त के तैयार है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव इस सरकार में देखने को मिला। हालांकि आज महिला दिवस से राजनीतिकरण करेंगे किसी भी मुद्दे का तो ऐसा लगेगा महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मिसोजिनी से ग्रस्त ये समाज है और कोई नहीं चाहता कि महिलाओं को उसको उचित स्थान समाज में मिले। और ये भय इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, इस सशक्तिकरण शब्द से मुझे परहेज है, क्योंकि महिलाएं तो स्वतः ही सशक्त हैं, शक्ति स्वरूप हैं, वो तो इस सृष्टि में जननी की स्वरूप आई हैं, और इसका संभव ही नहीं हो सकता कि कोई आदमी जो महाराजा, राजा और न जाने कौन कौन से पदों पर विभूषित हो, माँ की कोख से ही पैदा होते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस समय महिला के सशक्तिकरण नहीं, उसके सम्मान की बात होनी चाहिए। बीइंग इक्वल का मतलब ही है कि जेंडर बायसेस समाप्त हो और उसका सम्मान अक्षुण्ण रहे और उसका जो वाजिब हक है उसे मिल सके। ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा स्वप्निल जी? ये स्वतः ही उस बात की ओर इशारा करता है कि जब महिलाएं सिर्फ पावर शेयरिंग के स्टेटस पर नहीं आए, वो पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग तक पहुंच जाएंगी, तब जाकर के परिवर्तन होगा। और इसका स्टार्क एग्जाम्पल है नॉर्डिक स्टेट्स, जहां पर महिलाओं को डिसीजन मेकिंग की बागडोर देकर के और समाज को बहुत ज्यादा परिष्कृत किया गया। मैं समझती हूँ कुछ ऐसे उदाहरण विश्व में व्याप्त है। यदि उसका अनुगमन करने का प्रयास करेंगे तो फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये कानून बना, वो कानून बना। ठीक है अर्चना जी, कानून मधु जी, बनने से अपराध नहीं रुकता है, उसके अनुपालन से क्या रुकता कारण है। रहा कि आपकी पार्टी में टॉप लेवल पर महिलाएं हैं? निर्मला सीतारमण है, साथ ही सुषमा स्वराज जी हैं, ये इन तमाम लोगों ने सोनिया गांधी जी के साथ हाथ उठाकर फोटोज भी खिंचवाए थे 33% आरक्षण में। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं आपकी प्रायोरिटीज मिस तो नहीं हो रही, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? मतलब इतनी महिलाएं और इतनी पावरफुल महिलाएं होने के बावजूद भी अगर 5 साल में ये नहीं हो पाया तो फिर कब होता? नहीं, बिल्कुल ये 5 साल में होता और होता भी,
किंतु उसका पूरा समर्थन अगर नहीं मिलेगा, राज्यसभा में समर्थन नहीं मिलेगा, कहीं भी समर्थन नहीं मिलेगा, तो पता चल जाता ना कौन कौन समर्थन नहीं करता। समर्थन तो तब बाद में नहीं, बिल्कुल ला करके दिखाने, बात करिए तब तो आरोप लगा ऐसा क्यों नहीं है? इच्छा शक्ति तो आप लोगों की नहीं थी। मधु जी, जब अटल जी के समय 33% आरक्षण हम लोगों ने लागू किया, नहीं मैं क्या कह रही हूँ, जब अटल जी के समय 33% आरक्षण की मांग की गई थी, उस समय कहाँ इन्होंने समर्थन दिया था? आप ये उस समय का छोड़िए, इस समय बताइए ना, समर्थन मिला था क्या हमें? समर्थन मिला तो प्रस्ताव इस समय भी अभी लागू, इस समय भी यही, इस समय भी पोजीशन क्या है? राज्यसभा में इन लोगों ने कई चीजों पे समर्थन नहीं दिया, इसीलिए नहीं हो पाया ये। मैं हमेशा कहता हूँ और 50% हमारी महिलाओं को जब पंचायत राज में हमारी सरकार कौन साथ में नहीं खड़ा है। बहरहाल मेरी बात समझिए स्वप्निल जी मेरी बात को सुनिए। 50% पंचायत राज में हमारी सरकार ने दिया है, और इसके अंदर क्या कहते हैं, नगर पालिका और निगम के अंदर भी हमारी सरकार है। ठीक है, चलिए मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, पंचायती राज में मिला है, फिर आखिर कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानपति चर्चाओं में आ जाता है। यह भी एक विडंबना है इसी देश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल।